हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का 7th चैप्टर। का नेम है स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें स्वतंत्रता मिली है, कि किस तरह से हमारे देश में क्रांतिकारियों ने किस तरह से कब्जा किया था, कैसे हमने उनसे पीछा छुड़ाया, अंग्रेजों से कैसे जीत हुई हमारी, और अंत में के बाद का भारत कैसा होगा। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आजादी प्राप्त करने के पश्चात भारत ने क्रमबद्ध बड़ी बड़ी चुनौतियों समस्याओं का सामना किया और साथ ही एक विकासशील राष्ट्र और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में तरक्की की। भारत ने लोगों को आंतरिक और बाहरी मुश्किलों के चरण में भी अपने विभिन्नताओं के साथ एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दृढ़ता से खड़े होकर प्रमाणित किया कि आज भारत को सबसे अधिक विकासशील देशों में से एक गिना जाता है और संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव प्राप्त है। शरणार्थियों की समस्या की बात करें तो भारत को सर्वप्रथम शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। विभाजन के समय सर्वत्र भय तथा आतंक वातावरण व्याप्त था। विभाजन रेखा के दोनों ओर आगजनी, हत्या तथा मारकाट मची थी। उथल पुथल तथा अराजकता का साम्राज्य था। सांप्रदायिक उन्माद अपने चरम शिखर पर था और बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व हिंसा, रक्तपात तथा हत्याएं जारी थीं। लगभग 5 लाख हिंदू तथा मुसलमान मारे गए तथा लाखों लोग बेघर हो गए और लगभग 8.5 मिलियन लोग भारत में अप्रवासित हुए। शरणार्थियों वह असीमित प्रवाह लंबे समय तक बना रहा। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को यथासंभव सहायता प्रदान की और विस्थापित लोगों को तत्कालिक सहायता देने मात्र की समस्या नहीं थी, वरन उनका पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने की भी जटिल समस्याएं थी। और इसी उद्देश्य से पुनर्वास मंत्रालय गठन विशेष रूप से किया गया और विश्व युद्ध तथा विभाजन के कारण पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। विस्थापित को भोजन तथा आवास की सहायता प्रदान करने के लिए शरणार्थी शिविर खोले गए और इसके पश्चात उनके पुनर्वास का नियोजित कार्यक्रम बनाया गया और शरणार्थियों को पाकिस्तान चले जाने वाले परिवारों के खाली पड़े घरों शरणार्थियों को पाकिस्तान चले जाने वाले परिवारों के खाली पड़े घरों तथा नगरीय क्षेत्रों में नई झोपड़ियों में ठहराया गया और नए नगर तथा कॉलोनियां बनाई गई। और जिन लोगों की अचल संपत्ति, जमीन, मकान पाकिस्तान में रह गई थी, उन्हें हर्जाना दिया गया। अतः मध्य तथा छोटे पैमाने के अनेक उद्योग स्थापित किए गए अथवा उनका विस्तार किया गया और जिनमें जिनमें विस्थापियों को रोजगार दिया गया और कृषकों को भूमि तथा ऋण दिए गए, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। और इन उपायों में शरणार्थी समस्याओं को सुलझाया गया तथा लगभग 3 वर्ष के समय में स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। और देशी विरासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। आजादी से पूर्व संपूर्ण देश में 562 रियासतें थी, जिसमें से 542 देशी रियासतें भारत में रही और देश की एकता एवं अखंडता इन रियासतों का भारत में मिलना आवश्यक था। तत्कालीन गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ के साथ 539 रियासतें भारत में मिला दी और कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद को आजादी के बाद भारत में मिलाया गया। भारत के राजनीतिक एकीकरण का कार्य की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा मुख्य कार्य भारत का राजनीतिक एकीकरण था और जब भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्त होना निश्चित हो गया तो राजा महाराजाओं ने अपने दमन में वृद्धि की और सन 1947 ईस्वी के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इन रियासतों को अनुमति दी थी कि वे या तो भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में अन्यथा स्वतंत्र रह सकती हैं। और राज्यों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था और उनके प्रयास से भारत के स्वतंत्र होने से पहले से ही
केवल 3 राज्यों को छोड़कर शेष सभी को भारत में मिला लिया गया था। ये 3 राज्य थे जम्मू तथा कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। स्वतंत्रता के तुरंत बाद कश्मीर पर कबाइलियों ने हमला कर दिया, परंतु जम्मू तथा कश्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समझती थी और उसने कबालियों के हमलावरों का डटकर मुकाबला किया। घुसपैठियों हवलदारों को मार भगाने के लिए भारतीय सेना वहां भेजी गई। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी सन 1948 ईस्वी में जूनागढ़ की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मत दिया और हैदराबाद के निजाम ने मान लिया कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई एक सरकार भारत में मिल जाने के बारे में फैसला करेगी, परंतु उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और इसके विपरीत उसने हथियारबंद कट्टरपंथियों को जनता पर जुल्म करने के लिए उकसाया और सितंबर सन 1948 ईस्वी में भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे और ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया। स्वतंत्रता के समय भारत में कुछ फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली उपनिवेश थे। फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत पांडिचेरी, कराईमल, यमन, माहे तथा चंद्रनगर और पुर्तगाली शासन के अंतर्गत गोवा, दमन दीव तथा दादरा और नागर हवेली थे और इन क्षेत्रों में भी आजादी के आंदोलन का और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है, मगर इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत के स्वतंत्र होने के कई साल बाद हुआ। फ्रांसीसी और पुर्तगाली कॉलोनियों का समायोजन की बात करें तो 1954 के अंत तक पांडिचेरी, चक्रनगर, माही, कराईकल और यमन ने फ्रांसीसी कॉलोनी शासन का अंत हो गया और इन केंद्र शासित प्रदेशों को भारत में शामिल कर लिया गया। भारत में गोवा, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली पुर्तगाली कॉलोनियां थी। 1954 में दादरा और नागर हवेली स्वतंत्र हुए। 1961 में पुर्तगालियों से दमन और दीव की मुक्ति मिली। नेहरू और पटेल के ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पिक्चर आप देख पा रहे हैं। नेहरू और पटेल के विपरीत भाषाई राज्यों ने भारत की एकता को नहीं तोड़ा और इसके विरुद्ध उन्होंने इस एकता को और अधिक गहरा किया और भारत एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहा और भागों में, क्योंकि उनके क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने की आजादी दी गई। एक बार जब एक भाषा का डर धूमिल हुआ, तब जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए, तो उनकी रियासतें खत्म हो गई और परंतु 31 अक्टूबर 1956 ईस्वी तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 टू 1948 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। एक महान विपत्ति की बात करें तो भारत के स्वतंत्र होने के कुछ ही महीनों बाद भारतीय जनता को एक महान विपत्ति का सामना करना पड़ा। गांधी जी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी और उनके मार्गदर्शन में भारत को आजादी मिली थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक धर्मांध ने उन्हें, जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे, गोली मार दी, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके हिंदू मुस्लिम भाईचारे के संदेश को पसंद नहीं किया और दूसरे समुदायों के प्रति उनके दिमागों में नफरत का जहर भरा था। तो जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ, उस दिन गांधी जी कोलकाता के दंगों से प्रभावित क्षेत्र में थे। हिंदू तथा मुसलमानों की हत्याओं से और देश के विभाजन से उन्हें बेहद पीड़ा हुई थी और गांधी जी की हत्या से पूरा देश शोक में डूब गया और उनकी हत्या पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। संविधान का निर्माण
भारत का संविधान आसानी से नहीं बना। हमारे नेताओं को देश में स्वशासन की मांग पूरी करने के लिए कठिन एवं निरंतर संघर्ष करना पड़ा। यह अध्ययन करना रोचक होगा कि हमारा संविधान कैसे बना तथा इसे किसने बनाया। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा देश ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होता था और वे नियम ब्रिटिश लोगों के हितों की पूर्ति करते थे। कैबिनेट मिशन ने 1946 ईस्वी में यह संस्तुति की कि भारत के लिए नया संविधान बनाने हेतु एवं संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए और इनमें से अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। संविधान सभा में विभिन्न समुदायों, प्रदेशों, राजनीतिक दलों तथा देश के कानूनविदों का प्रतिनिधित्व था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन अध्यक्ष थे। प्रस्तावित संविधान के सिद्धांतों की रूपरेखा संविधान सभा की विभिन्न समितियों द्वारा बनाई गई। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी नियुक्ति की। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड आदि अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने इन संविधानों में से वे ही सिद्धांत चुने जो भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे। फरवरी 1948 तक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और इसे देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। संविधान सभा ने कई सत्रों में संविधान पर चर्चाएं तथा विचार विमर्श किए और संविधान सभा को अपना कार्य पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा और अंततः 26 जनवरी 1949 ईस्वी में संविधान पारित हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ तथा उस दिन भारत एक गणतंत्र देश बन गया। नाउ राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।